चलो स्टार्ट करते हैं। चलो लास्ट क्लास में डैम स्टार्ट किया था, एनालिसिस ऑफ डैम। एनालिसिस ऑफ डैम में हमने पढ़ लिया था, डैम की डेफिनेशन पढ़ ली थी। डैम की डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ लिया था रिजर्वेयर की डेफिनेशन, रिजर्वेयर हो गया था। उसके बाद हमने फैक्टर फैक्टिंग पढ़ ली थी। फैक्टर फैक्टिंग में भी लोकेशन था उसकी, उसकी फाउंडेशन, और रिवर पेरिनियल होनी चाहिए, और सिस्मिक एक्टिविटी फ्री होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन अवेलेबल हो जाए लोकली। ये सारी कहानी हो गई थी, है ना। उसके बाद हमारी चल रही थी फोर्स एक्टिंग चल रही थी डैम की। फोर्स में भी हमने कर लिया था, सेल्फ वेट हो गया था। सेल्फ वेट के बाद हो गया था हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर प्रेशर फोर्स, और अपलिफ्ट फोर्स, ये अपलिफ्ट प्रेशर फोर्स, तीनों हुई थी, तीनों कंप्लीट करवाई थी मैंने। चलो उसके बाद आपको बता दिया था अपलिफ्ट में भी उसके बाद 2 केस बताए थे उसके, विदाउट ड्रेनेज गैलरी और विद ड्रेनेज गैलरी। ये सारी कहानी हो गई थी, है ना। उन सब में सारे फॉर्मूले बता दिए, एक न्यूमेरिकल करा दिया था आपको। अब नेक्स्ट है मेरा टॉपिक अर्थक्वेक फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज कितनी होगी फोर्सेस चेक करना कितनी होगी, 3। हाँ, फोर्थ अर्थक्वेक फोर्सेस, अर्थक्वेक फोर्सेस। चलो साइलेंट कर दूं। अर्थक्वेक फोर्सेस करें स्टार्ट। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है। अर्थक्वेक आते हैं, अर्थक्वेक सुने हैं, भूकंप सुने हैं आपने, क्यों आते हैं। सिस्मिक वेव्स के कारण। सिस्मिक वेव्स में क्या होता है, कौन सी प्लेट्स टकराती हैं। सिस्मिक वेव कौन सा होता है, अरे टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से जब मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो, उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है। ये चलो मैं इसके बारे में एक डायग्राम बना ही देता हूँ इसके बारे में भी। जैसे ये है मेरी अर्थक्वेक, अर्थक्वेक जिस पॉइंट से आता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं। अर्थक्वेक जिस पॉइंट से आता है, जिस पॉइंट से मतलब अंडर द ग्राउंड टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई और वहाँ से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई, जिस पॉइंट से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई, जिस पॉइंट से डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुई उसको क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर बोलते हैं, हाइपोसेंटर। अब ये तो हाइपोसेंटर कहाँ है, अंडर द ग्राउंड है। जब ये डिस्टर्बेंस किस पे आती है, किस पे आती है, सरफेस पे आती है, अर्थ की सरफेस पे। जब अर्थ पे फील करते हैं उस सेंटर को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। सुना है ना भाई, ये सबसे ज़्यादा हमारा ये एपिसेंटर रहा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा भूकंप की जो आई हैं वाली वेव्स आई हैं। और जैसे दिल्ली हो गया, मतलब इस टाइप के एरिया जैसे जो प्रोन है, अर्थक्वेक प्रोन है, वो एपिसेंटर बन जाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जो आया, यहाँ पे जो आया पॉइंट जो है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज एपिसेंटर, और इसको क्या बोलते हैं, एफ, हाइपोसेंटर। अब मैं वो लिखवा नहीं रहा हूँ टेक्टोनिक प्लेट्स, वो सब थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे दिया कि कहाँ से वो आता है, वो दोनों ध्यान रख लोगे। अब यहाँ से क्या होती है फोर्सेस जो है, अब अर्थ के सरफेस पे क्या होती है, अब हिलती है, जगह हिलेगी, जगह हिलेगी तो क्या आएगा, उसमें एक्सेलेरेशन आएगी, उसको डिनोट कर दिया अल्फा। अब अल्फा से भी इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। दिस इज दी, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये अभी जरूरी नहीं है ये इसके, ये हॉरिजॉन्टल ये दिख रहा है आपको, इसके हॉरिजॉन्टल ये है, समझे। और दिस इज दी, ये दिस इज अल्फा वी एंड दिस इज अल्फा एच, ये बना लो। अब इसको मैं यूज़ करूँगा, समझे, इसको मैं यूज़ कर लूँगा। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको लिख लो, इसको डायग्राम बना लो, अब सबको यूज़ करते जाएंगे। हो गया। अच्छा चलो ऐसा कर लेते हैं, ये जिस पॉइंट पे आया उसको डैम मान ले, जिस पॉइंट पे आया वो डैम मान ले। अब डैम पे क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगी, डैम क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। लेट अस सपोज ये मेरी फाउंडेशन थी डैम की, लेट अस सपोज ये मेरी डैम की फाउंडेशन, ये मेरा डैम है, ये डैम है। डैम पे क्या आएगी, अब डैम पे आया अर्थक्वेक फोर्सेस। अर्थक्वेक फोर्सेस मतलब
उसके कारण क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेट का किसी डायरेक्शन में कर सकता है, या तो करेगा अल्फा हॉरिजॉन्टल या करेगा अल्फा वर्टिकल। अब क्या डैम क्या करेगा, डैम क्या करेगा, वापस उसको रोकने की कोशिश करेगा। उस रोकने की फोर्स को क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स, ठीक है क्या। उस रोकने की फोर्स को क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स। अब वहां पे कोई नहीं बताएगा ये चीजें, ये इसकी वजह से ऐसा उल्टी लगी, वो आपको पता लग जाएगा इस तरफ लगी है, बस हो गया, सही आई समझ में। अब जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके अपोजिट में क्या लगती है, इनर्शिया फोर्स लगती है। अब इनर्शिया फोर्स जो ये डैम लगाएगा, रेजिस्ट करेगा, इसको बोल देंगे FIH। और ये कहाँ लग रही है, ऊपर की तरफ, ये कहाँ लगेगी, दिस इज FIV, ये डायग्राम। अब ये वाला पॉइंट को मैं यहाँ पे ले आया, ये डैम में अर्थक्वेक आने की वजह से हमने एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट करने की वजह से वापस इनर्शिया फोर्स आई। लेट अस सपोज एग्जांपल, गाड़ी चलाते हैं सभी, गाड़ी में मान लो स्टीयरिंग के ऊपर आप आराम से रिलैक्स होकर बैठे हो, हल्की सी रेस दे रखी है, आपकी आंख लग गई, आपने गलती से एकदम से एक्सेलरेट दबा दिया। एकदम से दबाने से क्या होगा, अरे एकदम से दबाने से क्या होगा, फील करो उसको। अच्छा आगे होके बैठे हो स्टीयरिंग पे, एकदम से एक्सेलरेट कर दिया, क्या होगा, पीछे आओगे आगे होगे, अरे एकदम ऐसे नहीं हो जाओगे क्या। अरे बस में भी एकदम से बढ़ती है तो ऐसे नहीं होते कि पीछे की तरफ, और आप लोग क्या कर लेते हो, उसको क्या कर लेते हो, पकड़ लेते हो, तो उसके बीच में बॉन्ड क्या हो जाता है, आपका बढ़ जाता है, और आप एक्सेलरेट होते हो पीछे की तरफ, उसको रोक लेते हो, रोकने के लिए वो पीछे की तरफ हो जाते हो, वही इनर्शिया फोर्स है और कुछ नहीं है। समझे बात को, ये एक्सेलरेट हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसने एक्सेलरेट क्या कर दिया, इनर्शिया फोर्स लगा दी। इनर्शिया फोर्स मतलब उसको रेजिस्टेंस पावर उसकी बढ़ा दिया आपने, स्टीयरिंग और आपकी, और पीछे की तरफ हो गया। समझे बात को, ये सारी कहानी समझ आ गई। फोर्स आगे तो नहीं यार, ये तो एक्सेलरेट आपने हाँ हाँ फाउंडेशन से नहीं, अर्थक्वेक से फोर्स आई है। हाँ उसको रोक लेगा ना, ये अंदर की इंटरनल फोर्स होती है जो उसको रोक लेती है। स्ट्रेस क्या होता है, बड़ी स्ट्रेस तो आपने फोर्स अपॉन एरिया बढ़ाया, बट वो क्या होता है, रेजिस्टिंग फोर्स होती है। जैसे मैंने इसको लगाई, इस पे लगाई फोर्स, क्या ये मूव कर रहा है, इसने वापस अपनी फोर्स लगा दी, उसको बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। उसको रेजिस्टिंग पावर जो होती है उसको बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया लगा दिया उसने, इनर्शिया से क्या हुआ, ये रेजिस्ट कर गया इसको, आई समझ में। तो अल्टीमेटली जैसे ही डैम पे फोर्स आई, डैम मूव कर जाता उधर। अगर डैम में अगर इतनी रेजिस्टिंग पावर ना होती, वो रेजिस्टिंग पावर कितनी लगाई उसने, वो लगाई है FIH। ये फील कराने के लिए है बस। अब आपको ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, आपको दिखेगा ये इस तरफ मूव कर गया, बात खत्म। अब आपको फील करना है वो उधर जा रहा होगा, तभी इसने इधर मूव करा है। समझे बात को, चलो इसको नोट कर लो, अब लिखते हैं इसके बारे में थोड़ा। चलो इसके बारे में सारा लिख देंगे। ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, ये सेंटर है अर्थ का, ये हाइपोसेंटर, ये एपिसेंटर, सारी चीज़ें ध्यान रखो। अब मैं आपको ऐसा करता हूँ, इन सबके वो भी लिखवा देता हूँ, एक्सेलेरेशन वाले। चलो ये भी लिख ही लो पॉइंट सारे। डैम दिखता आसान है, फील कराना मुश्किल है इसको, समझे। हो गया, चलो अब पॉइंट जो है उस पॉइंट को लिख रहा हूँ। F इज अ फोकस, एंड E, जो E पॉइंट लिखना है मुझे, एपिसेंटर, E इज दी एपिसेंटर। अल्फा V, इसका फॉर्मूला लिख लो सीधा, अल्फा V इज इक्वल टू KV इंटू G, दिस इज द एक्सेलरेशन है ये। अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब कितना परसेंट है ये, KV मतलब परसेंटेज, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना परसेंट एक्सेलरेट करा, ठीक है। दिस इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सेलरेशन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये ग्रेविटी का कितना परसेंट, वो अल्फा V होगा। अल्फा V ये परसेंटेज है वैल्यू, इसका ये दोनों गुना करने के बाद जितनी वैल्यू आ जाएगी वो अल्फा V हो जाएगी। ऐसी अल्फा H है, अल्फा H इज इक्वल टू K इंटू H इंटू, ये लिख लो सारे, ये कॉम्पोनेंट लिख लो, ठीक है। ये सारी कहानी हो जाएगी। और कंसीडर कर रखा है मैंने, नोट डाल के इसमें कंसीडर कर लेना, स्टार लगा के। एक वैल्यू ध्यान रखनी है, अल्फा V की वैल्यू, अल्फा V की जो वैल्यू है 0.75 टाइम्स ऑफ अल्फा H।
अल्फा एच। चलो ये लिख लो। कहाँ पहुँच गया? अर्थ का कोर्स, ठीक है। ठीक है, और खाली अल्फा भी लिख देता हूँ एक बार। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक। ये लो, ये भी लिख लो अल्फा, एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थक्वेक। तब इसके कंपोनेंट हो गए, क्योंकि ये मतलब अर्थ सरफेस की तो किसी एंगल पे है ना, ये सारी कहानी हो गई। और आपको लिखवा देता हूँ के। अब दिस इज सिस्मिक कोफिशिएंट भी बोलते हैं इसको, के वी और के एच को, ये भी लिख लो, के वी के एच, सिस्मिक कोफिशिएंट। ये लो, ठीक है, ये सारी काम करेंगे। और अब सिस्मिक कोफिशिएंट, अब या तो इसको ये बोलो परसेंटेज, मतलब समझाने के लिए है, वो वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एच से हॉरिजॉन्टल, वी से वर्टिकल, बताने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब लिख लो इसके बारे में 3-4 चीज़ें, खत्म करते हैं इसको। लिखे इसमें, इफ डैम्स आर लोकेटेड इन ए रीजन, if dams are located in a region which is susceptible to earthquake, which is susceptible to earthquake, then designing is to be done, to resist the stress generated by seismic force. An earthquake produces the waves. Second point है ये, an earthquake produces the waves. Earthquake produces the waves. An earthquake produces the waves which are capable of shaking the earth. Which are capable of shaking the earth. Which are capable of shaking the earth upon which dam is resting on it. Upon which dam resting on it. Upon which dam is resting on it. Dam is resting on it. It will subjected to inertial forces. It will subjected to inertia forces. It will subjected to inertia forces. Hence, impact of earthquake. Hence, impact of
hence impact of earthquake, hence impact of earthquake is equivalent to imparting and, is equivalent to imparting and, is equivalent to imparting an acceleration to the foundation of dam, to the foundation of dam, and it resists in development of, it resist in development of inertia force in dam, in opposite direction, Next, earthquake wave may move, earthquake wave may move in any direction, and for design it is considered in, it is considered in vertical and horizontal direction, vertical and horizontal direction, ठीक है. This acceleration is generally expressed, हो गया ना? This acceleration है, this acceleration is generally expressed as percentage of, this acceleration is expressed as percentage of acceleration due to gravity, percentage of acceleration due to ग्रेविटी. ये अल्फा वी और अल्फा की बात कर रहा है. ये परसेंटेज होती है कुछ. जनरली इट्स वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ, its value is in the range of 0.05 to 0.3. लिख लो इसको. चलो हो गया. ये कहानी लिख ली. एक नोट और लिखवा दूँ इसमें ही, फिर इसके पार्ट कर लेते हैं. नोट लिख लो इसमें ही. ऑन वाटर सरफेस, देयर इज नो फोर्स. ऑन वाटर सरफेस देयर इज नो फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, because there is no touching of particle with each other. There is no touching of water particles with each other. चलो ये सारी कहानी लिख लो. चलो ये सारी कहानी भी हो गई. अब आते हैं इसके पार्ट्स पे.
हो गई इतनी कहानी, समझाऊँ इसको? कुछ नहीं है, जो मैंने बताया वही सारा लिखवाया है। देखो पढ़ो इसको, और भी है क्या, चलो लिखो। इन डैम्स, if dams are located in a region which is susceptible to earthquake, then designing is to be done to resist the stress generated by the seismic forces। जो भी seismic force लगेंगी उसका जो stress को क्या करना पड़ेगा, resist करना पड़ेगा। नेक्स्ट बताया, an earthquake produces the waves which are capable of shaking the earth upon which dam is resting on it, it will subjected to the inertia forces। क्या लगाया, बताई थी वो सारी कहानी। अब जब भी आपका earthquake प्रोड्यूस होगा, earthquake लगेगा, शेक करेगा, उसको रेजिस्ट करने के लिए कौन सी फोर्सेज हैं, इनर्शिया फोर्सेज हैं। तो इसने बोल दिया रेजिस्ट विच विल सब्जेक्टेड टू द इनर्शिया फोर्सेज। हेंस इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज इक्विवेलेंट टू इम्पार्टिंग एन एक्सेलरेशन टू द फाउंडेशन ऑफ डैम एंड इट रेजिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ इनर्शिया फोर्सेज इन डैम। सेम कहानी है। अब जो इनर्शिया फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अर्थक्वेक वेव में मूव इन एनी डायरेक्शन एंड फॉर डिजाइन इट इज कंसिडर्ड इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अर्थक्वेक तो किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, जरूरी थोड़ी एक डायरेक्शन में आएगी, बट हम कंसिडर क्या करके चलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन डिजाइनिंग के लिए। समझो बात को? अभी डिजाइनिंग चालू नहीं हुई है, बट आपको सारा का सारा बेस रेडी कर रहे हैं ताकि आगे जाके दिक्कत ना आए। समझे बात को? चलो नेक्स्ट इज नहीं, होती बहुत सारी हैं, कंसीडर ये करते हैं। जरूरी थोड़ी है यार यहाँ अर्थक्वेक प्रोड्यूस हुआ ऐसे जाएगी, ऐसे तो कितनी भी डायरेक्शन हो सकती हैं, बट कंसीडर क्या करके चलेंगे, एक डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, दो ही। कौन सा? हाँ वो तो आप लेके चलते हैं ना, कैलकुलेशन इजी हो जाए, तो इसीलिए तो बोल दिया डिजाइनिंग के लिए मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन लेके चलूंगा, ये बात बोली है उसने, और कुछ नहीं बोला। चलो भाई आपके दिमाग में ये ना आ जाए भाई जरूरी नहीं है भाई एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है ये अर्थक्वेक आपके एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, जरूरी नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो सकता है, ये बोला उसने। नेक्स्ट है दिस एक्सेलरेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज, अब जो ये एक्सेलरेशन यूज कर रहे हैं ना हम, अल्फा वी अल्फा एच, ये अल्टीमेटली ये परसेंटेज होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ठीक है। नेक्स्ट अब उसको परसेंटेज के लिए क्या कर दिया, किससे गुना कर रखा है, की एच, और वो क्या सिस्मिक कोफिशिएंट से गुना कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जनरली इट्स वैल्यूज इन द रेंज ऑफ 0.05 टू 0.3 ऑन वाटर सरफेस। अब एक बात और मेंशन कर दी, वाटर सरफेस के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं होती वर्टिकल डायरेक्शन में, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल टच ही नहीं कर रहे किसी को। अब सरफेस पे है, क्या सरफेस वाले पार्टिकल किसी टच करेंगे? नहीं करेंगे, तो कोई फोर्स नहीं होगी, तो एक सवाल बन जाता है, तो इसलिए आपको इसमें लिखवा दिया मैंने, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ, इसकी दो फोर्सेज होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसको पढ़ लेते हैं। अर्थक्वेक फोर्सेस, कौन कौन सी डायरेक्शन है, एक वर्टिकल डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में कहाँ लगती है, डैम पे, और यहाँ कौन सी फोर्सेस जनरेट होंगी, इनर्शिया फोर्स। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में दो तरीके की फोर्स होंगी, कौन कौन सी, एक होगी डैम पे, एक होगी वाटर पे। जो डैम पे जो फोर्स जनरेट होगी उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया फोर्स, और वाटर पे जो फोर्स होगी उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोडायनामिक फोर्स। बस ये सारी आपको ध्यान रखनी है, उसको डिलीट पढ़ लेंगे, ये सारी कहानी है, लिख लो। हो गया। अब आ जाओ वर्टिकल फोर्स के कारण कौन सी एक्सेलरेशन होती है, वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब कहता जो वर्टिकल एक्सेलरेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब वो कहानी आ जाओ। फर्स्ट हो गया ना, फर्स्ट पार्ट इसमें अर्थ क्या बोल रहे हैं इसको, अर्थ क्या बोल दो क्या, इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन, इफेक्ट ऑफ वर्टिकल एक्सेलरेशन। वर्टिकल एक्सेलरेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब इसमें पहले लिखवा दूं या कहानी बता दूं पहले, देखो a vertical acceleration can act both in upward or downward direction,
vertical acceleration connect both in upward and downward direction, resulting in development of inertia forces resulting in development of inertia forces in opposite direction, opposite direction. Hence total force on dam in vertical direction would be अभी मैं इसको समझाने के लिए क्या करता हूँ, खुद का वेट लग गया। चलो चलो अब कहानी आ जाओ। अब इसको भी समझ लेते हैं, फिर मैं एक्सप्रेशन लिखूँगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा आपको। अच्छा ये बताओ मुझे, अब ये बताओ, जैसे वही एग्जांपल वही ले लो, सेम एग्जांपल चल जाएगा। सेम एग्जांपल, गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी ड्राइव करी, एकदम से एक्सेलेरेट किया, कहाँ गए, कहाँ जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे। अच्छा एक्सेलेरेट कर दिया, अच्छा इसका उल्टा भी तो हो सकता है, अब चलो इसमें ऐसा ले लेते हैं। अब वो तो समझने के लिए एग्जांपल वैसे ले लिया मैंने, दिस इज द डैम, ये मेरा डैम है, ये डैम है। जब अगर आपका अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक से एक्सेलेरेट करा, किस डायरेक्शन में, अरे इसमें भी छोड़ो, वर्टिकल में आ जाओ, क्योंकि वर्टिकल का है ना। अर्थक्वेक आया तो या तो करेगा ऊपर की तरफ एक्सेलेरेट कर गया, अल्फा वी, और इनर्शिया फोर्स कहाँ आएगी, एफ आई वर्टिकल। अब इसका उल्टा भी हो सकता है इनर्शिया, ये जो एक्सेलेरेट करे कहाँ होए, उसके वैल्यू कहाँ होए, दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अल्फा वी होगा, तब इनर्शिया फोर्स कहाँ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए। वैल्यू अगर यहाँ अल्फा वी लग गया तो यहाँ क्या लगेगा, एफ आई वी लगेगा। ये सारी कहानी बताएगा। अब दो केस में हो सकता है। अच्छा अब ये बताओ, इसका सेल्फ वेट कहाँ लगता है हमेशा, W लगेगा। अच्छा अगर सेल्फ वेट W यहाँ लग रहा है, ये वैल्यू क्या कर रहा है इसकी, इनर्शिया फोर्स, ये इनर्शिया फोर्स क्या कर रहा है, दिस इज इनर्शिया फोर्स। ये क्या करेगा, इसकी सेल्फ वेट को बढ़ाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, सेफ हो गए, और ज़्यादा सेफ हो गए। तो अब जब ये वाली फोर्स आपको ऐड करनी है, कौन सी, ये वाली फोर्स, तब क्या करेगा, ये सेल्फ वेट को घटा देगा। जब भी सेल्फ वेट घटता है तो क्या होता है, स्टेबिलिटी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। कल आपको कहानी बता रही थी। तो अल्टीमेटली जरूरी नहीं है जो अर्थक्वेक की फोर्स है वो वर्टिकल डायरेक्शन में लगे, वर्टिकल में भी अपवर्ड में लग सकती है, डाउनवर्ड में लग सकती है। हमारे लिए क्रिटिकल केस कौन सा है, जब वो सेल्फ वेट को क्या कर देगा, कम कर देगा। आई समझ में, हाँ ये सारी कहानी है। चलो चेक कर लो इसको। इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें वैल्यू ले लो, दिस इज दी W प्लस माइनस क्या आ जाएगी, एफ आई वर्टिकल आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्सप्रेशन में ये आ जाएगा। तो सोल्व कर लो इसको। W प्लस माइनस में इसको वाइट से लिख दूँ क्या, एक्सप्रेशन लिख लो इसका, एक्सप्रेशन लिखो, W प्लस माइनस में इनर्शिया फोर्स किसके इक्वल होती है, क्या, W सेल्फ वेट, खुद का वेट है ना। अरे ये खुद का बॉडी का वेट है, खुद का वेट लग रहा है, खुद के बॉडी का वेट कम हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो डैम फेल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अपने को डैम को फेल नहीं होने देना। खुद का वेट जब कम होने लग जाएगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब वो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा डिज़ाइन फेल हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशन कौन सी है, जब एक्सेलेरेशन कब लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी, समझे। और इससे क्या जाएगा, इनर्शिया फोर्स कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये घटा देगा, इसको घटा देगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कहानी आपको कोई नहीं बताएगा, समझे आपको। ये कहानी मैंने वो एलेबोरेट करके बता दी, समझे बात को। चलो अब ये लिखा भी नहीं होगा वहाँ पे ये लिखा होगा सिर्फ, खत्म। अब आपको फील कराने के लिए मैंने ये सब लिखा है दोनों तरफ से, ठीक है। चलो W प्लस माइनस में एफ आई,
डब्ल्यू प्लस माइनस एफ आई किसके इक्वल, एफ आई किसके इक्वल, एफ आई किसके इक्वल, एफ आई मतलब फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन। ये किसके इक्वल होते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में है, अल्फा वी, ठीक है। अच्छा डब्ल्यू प्लस माइनस में मास किसके इक्वल, डब्ल्यू बाई जी लिख सकता हूँ, अरे मास बाई में ग्रेविटी, पता है क्या, ओह डब्ल्यू वेट किसके इक्वल होता है, एम इंटू जी होता है, मास की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू बाई जी लिख दो इसको, डब्ल्यू बाई जी इंटू में अल्फा वी किसके इक्वल है, के वी इंटू में जी था, अरे के वी इंटू में जी था, के वी इंटू में जी, डब्ल्यू प्लस माइनस में डब्ल्यू बाई जी इंटू में के वी इंटू में जी, ये सारी वैल्यू आ जाएगी। ओके अब ये वैल्यू आ जाएगी, तो अल्टीमेटली अपनी वैल्यू कितनी बन गई, जी से तो जी कट गया, वैल्यू कितनी बन गई, डब्ल्यू प्लस माइनस के वी इंटू में अरे भाई के वी इंटू में बोलो, के वी इंटू में डब्ल्यू, ये बन जाएगा, डब्ल्यू कॉमन ले लो, डब्ल्यू जब कॉमन लोगे 1 प्लस माइनस में के वी, आपको ये मिलेगा, आपने ये पढ़ा होगा, अगर पढ़ा भी है तो टेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने आपको प्रूव करा के दे दिया, समझे बात को, डब्ल्यू माइनस में लो, लिखो उसको फटाफट से, तो लिखो। अब मैं क्रिटिकल केस लिख के बता दूंगा सीधा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। अरे डैम को भी फील करा देंगे, किताबें पढ़ लो कितनी मर्जी, ठीक है, फील नहीं आएगी वो क्या कर दिया इसमें, हैं रट्टे मार रखे होंगे, इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, बस ये सारी कहानी है। ओके ठीक है, चलो अब यहाँ से नोट डाल के पॉइंट लिख लो, हमारे लिए जो कंडीशन क्रिटिकल है, नोट डालो, नोट डाल के पॉइंट लिखो इसमें। फ्रॉम हियर इट कैन बी कंक्लूडेड दैट worst or critical case would be worst or यहाँ ना लिखूँ, worst or critical case would be here it can be concluded that worst or critical case would be when acceleration due to earthquake due to earthquake acceleration due to earthquake is in downward direction, downward direction from the body of the dam, thus reduces the self-weight. ठीक है, सेल्फ वेट क्या कर देगा, घटा देगा। नेक्स्ट हो जाओ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हो गया, समझ आ गया ना, अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब देखो यार ये लैंग्वेज लिख के कहाँ समझ लोगे आप,
जब तक मैं आपको ये समझाता ही ना तो है। आपको कैसे पता लगता क्रिटिकल केस कौन सा है, बता देते क्या, पता ही नहीं चलता, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल इफेक्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द, स्टार्ट ही कर दूंगा सीधा, सीधा लिखवा दूंगा, समझाऊं पहले, चलो लिख लो। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन में कॉज टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट इज हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। दूसरी फोर्स कौन सी है, हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स, हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स। फर्स्ट इज हाइड्रोडायनेमिक फोर्स, फर्स्ट इज, अब बता दिया हाइड्रोडायनेमिक किसकी वजह से है, पता लग गया ना, चार्ट बनवाया था देखो पीछे, वाटर की वजह से है, ठीक है क्या, वाटर की वजह से देख लिया ना। हाइड्रोडायनेमिक फोर्स लिखो इसमें, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब यार इसमें भी कैसे ख़त्म करें, सीधा क्रिटिकल पॉइंट ही लिखवा दिया इसमें तो। चलो इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, वाटर का प्रेशर को बढ़ा देगा और चलो इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा बताता हूँ फिर लिखवाता हूँ सारा। हाइड्रोडायनेमिक फोर्स में देखो, फील कर लो, फिर लिखवा देता हूँ। ये देखो इधर, ये मेरा डैम है, ये मेरा डैम है, डैम के अंदर एक्सेलेट करा इस तरफ, अल्फा एच एक्सेलेट करा इस तरफ। हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस कहाँ लगेंगी, मतलब अपोजिट फोर्स कहाँ लगेंगी। अब यहाँ पे हाइड्रोडायनेमिक फोर्स लगेंगी या इनर्शिया फोर्स बोलो, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। अब एक प्रेशर तो कौन सा लग रहा होगा यहाँ पे, यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा होगा, पानी का प्रेशर लग रहा होगा, एक तो पानी का प्रेशर लग रहा होगा, इसके अपोजिट एक फोर्स कौन सी और लगेगी, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या कराएगा, ये प्रेशर और ये प्रेशर क्या करेगा, इसको क्रिटिकल पोजीशन पे ले जाएगा, समझे बात को। तो अपने को ये केस बताना है खाली, उसके अपोजिट अपने को पता है। अब एक्सेलेरेशन, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक ने क्या करा, इस तरफ एक्सेलेट कराया, इस तरफ एक्सेलेट कराया, इनर्शिया फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ। एक वाटर का क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर होगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या करेंगे, डैम का फेलियर कराएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे को ध्यान रखना है ये वाली फोर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो डिजाइनिंग के लिए है। तो आपको क्रिटिकल केस बता दिया मैंने, यहाँ पे जो फोर्सेज हैं P प्लस में क्या हो जाएंगे, FI H हो जाएगा, जो किसको अपोज कर रहा होगा, अल्फा H को अपोज कर रहा होगा। तो अल्टीमेटली दो फोर्सेज आ गई, दो फोर्स क्या करेंगे इसको, ये क्रिटिकल केस में जाएगा इसके लिए, किसके लिए, डैम के लिए, हॉरिजॉन्टल केस के लिए। अब जरूरी नहीं है यही केस हो, उल्टा भी हो सकता था। मान लो ये अल्फा इधर लग रहा है, अगर उधर लग रहा होता, पीछे की तरफ ले जा रहा होता, तो क्या होता, इनर्शिया फोर्स इधर और ये तो इधर ही लगेगा, ये प्रेशर फोर्स तो इधर ही लगेगा, पानी का प्रेशर तो इधर ही लगेगा। तो अल्टीमेटली ये वाला केस जो है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे और उधर लेके जाएंगे, वहाँ पे ये दोनों माइनस हो रहे होंगे। हम क्रिटिकल लेके चलते हैं, बात सुनो क्या होता है। ये तो फोर्स सेम होगी सर। हाँ, इसमें फोर्स सेम होने के कारण अर्थक्वेक है, इनके फोर्स आएगी, वो हो जाएगी, हाँ। फोर्स हो जाएगी इससे। बट सर उसमें तो होगी नहीं फिर। किसमें, क्योंकि फ्लो तो सर इस साइड है, मतलब एक ही वो होगी ना सर, सेम उसमें। ये सेम डायरेक्शन में होगी ना। बट सर ये तो सेम डायरेक्शन में नहीं होगा, कौन सी, ये वाली, वो है। वो नहीं होंगी तभी तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे उस केस को। ये क्रिटिकल है हमारे लिए, वो सेम नहीं होंगी तभी तो माइनस हो जाएंगे, वो कम हो जाएगी फोर्स, उसको वो क्या करेगा, वो इफेक्ट नहीं डालेगा, ये ज़्यादा इफेक्ट डाल देगा, तभी इस केस को कंसीडर करके चलते हैं। ये सारी कहानी बता देता हूँ, आई समझ में। चलो लिख लो इसको। अब ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सिर्फ समझ के जो लैंग्वेज है वो समझ आ जाए। चलो लिखो इसके बारे में, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन
एक्टिंग टुवर्ड्स द रिजर्वेयर horizontal acceleration acting towards the reservoir causes a momentarily increase in water pressure increase in water pressure as foundation and dam accelerate towards the reservoir and water resists this movement due to inertia this extra pressure exerted by this pressure this extra pressure exerted by this process लिख लो pressure नहीं process by this process is termed as क्या बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस हो गया. नेक्स्ट magnitude of these forces is given by मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका PE इक्वल टू लिख लो इसको PE इक्वल टू 0.555 KH इंटू जी होता था KH इंटू में G इंटू में उसमें ही आ जाएगा जी तो गामा W इंटू H का लिख लो सीधा मैंने फोर्स निकाल दिया गामा W इंटू में H का स्क्वायर ये लिख लो. ये ऑब्जेक्टिव है ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा स्टार लगा लेना इसको ये ऑब्जेक्टिव है. इस इक्वेशन को पता क्या बोलते हैं वोन कोरमान इक्वेशन. अब SSC JEE के लिए सबके लिए यही है. इसमें मैं नाम चेक कर लेता हूँ इसका. दिस इज वोन कोरमान इक्वेशन अभी ये आपसे पता क्या पूछेगा SSC JEE में क्वेश्चन आया हुआ है इनमें से बताओ वोन कोरमान इक्वेशन कौन सी है. दिस इज द वोन कोरमान इक्वेशन ठीक है. दिस इज द वोन कोरमान इक्वेशन. अब ये प्रेशर नहीं है प्रेशर फोर्स है ध्यान रखना. दिस इज द प्रेशर फोर्स कैसे निकालते हैं एरिया लेके करते हैं ना हाफ ऑफ वो निकालते हैं ना जो वैसे ये पूरी एग्जैक्ट बता रखी है आपको प्रेशर फोर्स लेके. जैसे ट्रायंगुलर है तो उसको उससे गुना करके वैल्यू जो आती है तो आपको डायरेक्ट बता रखी है 0.555 अपना सिस्मिक कोफिशिएंट इन H गामा W इंटू में H स्क्वायर. पढ़ा भी है अपने हाफ इंटू गामा W इंटू H स्क्वायर तो होता ही था पढ़ा ही था. अब ये कहाँ ऐड करेगी ये भी लिख लो. दिस फोर्स इज एक्टिंग एट 4H by 3 pi. This force is acting at 4H by 3 pi from the base of the dam. From the base of dam. लिख लीजिए 4H by 3 pi. अरे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना उसकी. हाँ अरे 4H by 3 pi समझ आ जाना चाहिए आपको याद है कौन सा पैराबोला होता है वो कन्वेक्स पैराबोला होता है या कनकेव पैराबोला होता है. पैराबोला की सेंटर ऑफ ग्रेविटी 4H by 3 pi पे होती है. तो नहीं पड़ी तो मैं बता देता हूँ. तो इसका मतलब की शेप कैसी रही होगी
पैराबोलिक शेप रही होगी, वो भी कन्वेक्स या कनकेव रही होगी। तो उसमें कहानी होगी इस टाइप रही है। मैं आपको बताऊँ, कनकेव अंदर की तरफ कन्वेक्स पैराबोला ही होगा, उसकी जो सेंटर ग्रेविटी 4h/3π लाइक। ये तो मेरे को याद ऐसे ही याद था, तो इसने बता दिया इसने। अब इससे पता लग गया ऐसी शेप रही होगी उसकी। अब या तो ट्रायंगुलर रहती है जो h/3 लाई करती है, या रहती है अपनी कन्वेक्स पैराबोला। अब कन्वेक्स पैराबोला बना के दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, रुक जाओ, अगर ज़्यादा क्लियर नहीं है तो लो बना के दिखा देता हूँ। हो गया इतना? लिख लिया? समझ आ गया सारा? लो समझ भी लो, समझो इसको। अब ये सारी कहानी बताई थी मैंने। ऐसा इसने अल्टीमेटली करा क्या? इसने करा क्या? इसने इस प्रेशर को बढ़ा दिया। किसके? वाटर के प्रेशर को। प्रेशर जितना लग रहा था उसका प्रेशर और बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ने से कौन सी फोर्स जनरेट होगी? हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस। इसकी वजह से ये क्रिटिकल फोर्स को हमने क्रिटिकल केस को डिस्कस किया। ये देखो, पढ़ो इसको। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एक्टिंग टुवर्ड्स द रिजर्वायर। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है? रिजर्वायर की तरफ। कॉजेज अ मोमेंटली इंक्रीज इन द वाटर। अब वाटर का प्रेशर क्या कर दिया? बढ़ा दिया। पढ़ रहे हो? मोमेंटली इंक्रीज द वाटर एज फाउंडेशन एंड डैम एक्सेलरेट टुवर्ड्स द। जबकि फाउंडेशन और डैम कहाँ एक्सेलरेट कर रहे हैं? रिजर्वायर की तरफ। वो तो वाटर क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है उस मूवमेंट को ड्यू टू दी इनर्शिया। वाटर रेजिस्ट कर रहा है। एफआई दिखाई है मैंने आपको। नेक्स्ट, द एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोसेस। जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगेगा उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस। अब कितना मैग्नीट्यूड होता है उसका? ये ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अब एक्टिंग कहाँ एक्ट करता है? ये 4h/3π। ये सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे ऐसे कैसे, समझ गए? चलो एक डायग्राम बना ही देता हूँ, कई देर होगी। स्टार्ट करें, चलो। ये मेरा डैम है। डैम के ऊपर आपको दिखाता हूं मैं फोर्सेस। ये कहीं ऐसी रही होगी फोर्सेस, ऐसे ट्रायंगुलर बना के दिखाई है मैंने आपको अब तक। ये रही होगी। दिस इज द कन्वेक्स पैराबोला। इसकी सेंट्रल ग्रेविटी कहाँ लाई करती है? 4h/3π पे। अब बेस से 4h/3π पे। दिस इज दी 4h/3π। यहाँ पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही होगी? PE एक्ट कर रही होगी, समझ गए? सेंटर नहीं यार, 4h/3π वही तो बोल रहा हूँ। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? दिस इज द h, पूरी हाइट h है। इस h का 4h/3π करो। अब मुझे थोड़ी पता कितना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल सकते, सेंटर नहीं बोल सकते। क्या? दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ना कि सेंटर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई करेगी। हाँ, डैम की। इस डैम की नहीं यार, इस डैम के प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की। यहाँ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन 0 है, यहाँ पे मैक्सिमम है। अब इस प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप ऐसी बन रही है, ज़्यादातर पहले कहाँ बनती थी? ट्रायंगुलर बन रही थी। जब ट्रायंगुलर बन रही थी तो किस पे लाई करती थी? h/3 पे लाई करती थी। अब h/3 पे नहीं लाई करेगी। क्यों? इसकी शेप प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है? ऐसी। तभी किस पे लाई कर रही है? 4h/3 पे लाई कर रही है। दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि डैम। ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? ये सारी कहानी लिख लो इसको। वो वर्टिकल प्रेशर है, वर्टिकल प्रेशर है जो पानी एक्स्ट्रा जाएगा था इंक्लाइंड के ऊपर। अरे पूरा बनाऊं क्या? मुझे लगा समझ गए होगे। लो मैं समझ गया क्या कंफ्यूजन हो रही है। लो दोबारा लो। क्या यार हो। लो डैम पूरा बना दूं, बस यही कहानी थी। लो ये बना दिया, ऐसा डैम होता है। अब बना दूं प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या यार, लीजिए। मेरे को लगा समझ गए होगे। अब तो बार बार डैम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो ठीक है, दिस इज द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, ना कि डैम है ये। अब मेरे को पता था, ये मान लिया होगा आपने। आपने सोचा होगा ये इंक्लाइंड पोर्शन दिखा रहा है सर ने। नहीं भैया, प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है। किसका? हाँ अब ठीक है, अब आगे समझ में। ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ठीक है, ये लो सेंट्रल ग्रेविटी इसकी आ गई यहाँ पे बेस से। दिस इज 4h में कहाँ लाई करेगी? कौन सा प्रेशर लाई करेगा? यहाँ पे PE लाई करेगा, प्रेशर फोर्स। ये सारी कहानी आ गई। लो ठीक है, ये लिख लो इसको बस। चलो ये सारी कहानी होगी। अब मूवमेंट निकालो। अब मूवमेंट किसके इक्वल होगी? जो प्रेशर फोर्स लगी उसको किससे गुना कर दूं? डिस्टेंस से। मूवमेंट आ जाएगी यहाँ पे। अरे यहाँ मूवमेंट निकाल सकते हो क्या? क्या होगी मूवमेंट? एम ही बोल देंगे इसको। मूवमेंट एट बेस ड्यू टू अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के कारण जो मूवमेंट, अभी अर्थक्वेक के कारण तो PE लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना? चलो अब लिखो मूवमेंट
मोमेंट एम ई लिख लो, एम ई लिख दें, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, मोमेंट ऑफ दिस फोर्स किसके इक्वल, पी ई इज इक्वल टू पी ई इंटू में एच बाय, ओ सॉरी क्या दिमाग चल रहा है यार, दिस इज द पी ई इंटू में 4h बाय में, अपने आप क्यों चल रहा है ये बताओ, तो अपने आप चलने लग गया तो दूर से लड़ रहा है। ज़्यादा सेंसिटिव हो गया। बताओ इसको भी अर्थक्वेक आ गया, 4h बाय में 3 पाई, ये सारी कहानी, ठीक है। पी की वैल्यू कितनी है वो बताइए अपने को, ठीक है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस मैंने नोट लिखवा दी, इतना खत्म हो गया ये, ठीक है। चलो नोट है ये, दिस इज द नोट, खत्म ये भी हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अभी आपको कुछ फॉर्मूले और बता रहा हूँ, डायरेक्ट याद करने हैं वो, ठीक है। ज़ोंगर इक्वेशन और आ गया, वैसे हम यही यूज़ करते हैं, वो टिपिकल हो जाती है, तो आपके लिए कुछ उसकी कहानी है भी ऑब्जेक्टिव ना बन जाए, तो इसलिए मैं ज़ोंगर इक्वेशन लिखवा रहा हूँ, पढ़नी हो पढ़ लेना, नहीं तो ये तो करनी पड़नी है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। नोट डाल लो, नोट ही था ये, नेक्स्ट नोट डाल लो। अब हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर फोर्स कैन ऑल्सो बी, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर फोर्स कैन ऑल्सो बी calculated by Zenger equation, Zenger equation, और Zenger equation क्या है, तो लिख लो Zenger equation भी। Zenger equation is pressure force equal to 726 PE इंटू में H, ये मेरा फॉर्मूला होगा। PE प्रेशर है, PE इज अ हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, वो प्रेशर फोर्स है। अब P क्या है वो भी लिख लो, दिस इज छोटा P, छोटा P है CM, अब CM क्या है वो भी लिखवा दूंगा, KH, CM इंटू में KH इंटू में गामा W इंटू में H, दिस इज द P। अब पुट करो वैल्यू में, प्रेशर फोर्स, दिस इज प्रेशर, दिस इज नॉट अ प्रेशर फोर्स, ये प्रेशर है वो प्रेशर फोर्स है, ओके। लिख दूंगा यहाँ पे पहले, दिस इज प्रेशर फोर्स। अब हमारे को पता है प्रेशर कौन सा हाइड्रोडायनेमिक है, दिस इज प्रेशर, फर्क है दोनों में, ध्यान रखना, ठीक है क्या। अब प्रेशर फोर्स एंड प्रेशर, अब गुड पुट कर दो वैल्यू, 0.726 इंटू में CM इंटू में KH इंटू में गामा W इंटू में, अब टिपिकल बन गई है ये, तभी हम इसको यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये सारी कहानी है, h² हो जाएगा ना, दिस इज h², ये लो गामा W इंटू h² हो जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करिए और कुछ नहीं किया, समझ आ गया ना। चलो अब CM क्या है वो भी लिख लो, चलो और स्टार लगा दिया। नेक्स्ट लिखो CM क्या है, वेयर CM इज दी, हो गया इतना, वेयर लिख लिया, क्या लिखना है, वेयर CM इज दी मैक्सिमम प्रेशर कोफिशिएंट, maximum pressure coefficient for a given constant slope, for a given constant slope, for a given constant slope, CM की वैल्यू कितनी है, 0.735, CM की वैल्यू 0.735 थीटा बाय 90, ये ध्यान रखना, थीटा बाय 90, थीटा की वैल्यू कितनी है। अब इतनी सारी चीज़ें हो जाएंगी, टिपिकल वैसे ही बन गया, तभी हम वोन कोरमैन यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। एंगल इन डिग्री विथ द अपस्ट्रीम फेस, angle in degree with the upstream face of dam makes with horizontal, makes with horizontal,
मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, मोमेंट की डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, आप सोल्व भी कर सकते हो। मोमेंट ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स की मोमेंट कितनी हो जाएगी? इस फोर्स की मोमेंट है 0.299 PE इंटू में एच, ये होगी PE इंटू में एच का स्क्वायर, ठीक है, P इंटू एच का स्क्वायर लिख रहा हूँ, P इंटू में एच का स्क्वायर, ठीक है, P इंटू में एच का स्क्वायर। PE, ठीक है, हो गया। अब P इंटू एच स्क्वायर, यहाँ पे P की वैल्यू पुट कर दो। अब P की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? दिस इज P, कहाँ गई ये P है ना छोटा, यहाँ से निकालो P डिवाइड बाई 0.726 इंटू में एच, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसकी P की। तो M की वैल्यू क्या बन जाएगी? दिस इज 0.299, P की वैल्यू है अपनी कहाँ गई, PE डिवाइड बाई में 0.726 इंटू में एच, ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब पता लग गया कितनी टिपिकल है, बार बार पुट करते जाओ, ये करो वो करो, इसलिए इसको यूज़ नहीं करते। बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये पता होना चाहिए, जेंगर इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, बस इतनी सी कहानी है। 0.7 ये रहा ना फर्स्ट इक्वेशन से, ये छोटा P की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से, PE डिवाइड बाई 0.726 इंटू में एच। इसमें तो आपने E की अरे वो अलग आ गया ना, मूवमेंट में पुट करी है ना मैंने, ये तो मूवमेंट में पुट करी है। अरे ये मूवमेंट निकाली, ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दी मूवमेंट की। PE की सर आपने फॉर्मूले में लिखवा रखा है क्या? पीछे ये लिखवाए छोटा सा जो है EC लो, मैंने छोटी P की वैल्यू लिखी हुई है, ये होती है, बट इतना बड़ा कैलकुलेशन ना करके मैंने एक छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, P की वैल्यू P के फॉर्म में ही निकाल दिया आंसर मैंने, समझ रहे हो? अब छोटा दिखेगा, आसान दिखेगा, इस फॉर्म में पूछ लेता P डिवाइड बाई 0.726 इंटू में एच। करना है कर लो, ये पुट कर दो, मुझे क्या दिक्कत है, बट मैंने आपको आसान तरीके से बना दिया इसका, ये सारी कहानी, ये मोमेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो जेंगर इक्वेशन भी खत्म होगी। और अब आपको एक चीज़ और बतानी है मुझे, चलो डिजाइनिंग के लिए एक पॉइंट और लिख लो, उसको खत्म करते हैं, इसको जेंगर इक्वेशन को भी। नोट ही चल रहा था, नोट ही चल रहा है ना, चलो नेक्स्ट नोट में लिख लो। अब ये लिखवा नहीं रहा मैं, जस्ट आपको पता हो जाना चाहिए डिजाइनिंग के लिए, लिखवाऊँ तो भी हो जाएगा। चलो लिखो, पहले एक पॉइंट लिख ही लो, मैं लिखवा दूँ। upstream portion is straight. If inclined portion is less than h by 2, then upstream portion considered to be straight, कंसिडर कर लेंगे हम उसको। In such cases, theta is 90. In such cases, theta is 90. Theta is 90. नेक्स्ट इसी में सेकंड नोट, इसी का ही, इफ inclined portion is greater than h by 2, then upstream portion is considered to be inclined. Upstream portion is considered to be inclined. Considered to be inclined. अब एक एग्जांपल दे देता हूँ, फर्स्ट वाले का समझ आ जाएगा। चलो बना लो, एक डायग्राम से समझा देता हूँ। दिस इज दी डायग्राम, ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसका अपस्ट्रीम पोर्शन, ये अपस्ट्रीम पोर्शन, दिस इज अपस्ट्रीम पोर्शन, और ज़्यादा बड़ा बना दिया यार। अपस्ट्रीम पोर्शन है इसका, दिस इज द अपस्ट्रीम पोर्शन। अब ये वैल्यू, टोटल हाइट कितनी है इसकी, दिस इज द एच है, दिस इज द एच, और इसकी हाइट कितनी है, दिस इज h by 2 से कम, लेस देन h by 2, और ये है मेरी ये है मेरी कंप्लीट h by 2, ओके। ये h by 2 से, अगर हाइट h by 2 से कम है, ये थीटा को कंसिडर नहीं करेंगे, इस थीटा को स्ट्रेट मान लेंगे, 90 डिग्री मान लेंगे,
ठीक है, डिजाइनिंग के लिए थीटा को 90 मान लेंगे, समझ गए बात। अगर अपस्ट्रीम पोर्शन की, अगर अपस्ट्रीम पोर्शन, लो एक और बना लो डायग्राम, दिस इज दी अपस्ट्रीम पोर्शन, लो अपस्ट्रीम पोर्शन, अब टोटल हाइट है h, दिस इज दी वैल्यू, अब ये कंसीडर कर दिया यहाँ पे, अब इसकी वैल्यू कितनी है, h/2 से ज़्यादा है, दिस इज दी h/2, ये h/2 है, ये लो ये भी h/2 बना लो अलग से, ये वैल्यू पूरी कितनी है, दिस इज h, दिस इज h, और ये वैल्यू कितनी है, दिस इज ग्रेटर देन h/2। अब जो एंगल बनेगा, दिस इज द एंगल, अब इसको इंक्लाइंड ही लेके चलेंगे, ये सारी कहानी आई समझ में। अरे जो इंक्लाइंड पोर्शन है, इंक्लाइंड पोर्शन अगर h/2 से कम है तो हम 90 डिग्री लेके काम करोगे, अगर h/2 से ज़्यादा है तब क्या करोगे, उतना ही थीटा लेके कैसे करोगे, ये सारी डिज़ाइनिंग के लिए, समझ गए बात। चलो ये कहानी भी खत्म हो गई। नेक्स्ट अब कौन सा रह गया, हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स, दो फोर्स बताई थी ना इसकी, नेक्स्ट फोर्स पे आ जाओ, 2 मिनट पॉज कर दो, पानी वानी पी लो। हेलो करो स्टार्ट। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल इनर्शिया फोर्स, अब हाइड्रोडायनामिक हो गया, नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल inertia forces, horizontal inertia forces, horizontal inertia forces, since on earthquake, लिखवा दो पहले, since on earthquake may impart either upstream, may impart either upstream on earthquake may impart either upstream or downstream acceleration, or downstream acceleration. Critical case is to decide, critical case is to decide as per the water availability, as per water availability, दो केसेस में भी, when reservoir is full and when reservoir is empty, and reservoir is empty, दो केस हैं। चलो करते हैं इसमें, करें। when reservoir is full, first case, reservoir is full, when reservoir is full, एम्प्टी बाद में कर लेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल बताओ, ये देखो सेम केस, डैम है, डैम नीचे फाउंडेशन है, नीचे फाउंडेशन। अच्छा अब ये बताओ डैम को किस तरफ मुँह कराऊँ, डैम यहाँ पे पानी फुल है, यहाँ पे पानी फुल है, ठीक है, और डैम को हम एक्सेलेरेशन किस तरफ कराएं, एक्सेलेरेशन बताओ, यहाँ से पानी का प्रेशर लग रहा होगा, सेम पानी का प्रेशर लग रहा होगा। अच्छा किस तरफ मूव करा दूं, क्रिटिकल केस बन जाएगा, क्रिटिकल केस बन जाएगा, किस तरफ मूव करा दूं, जब एक्सेलेरेशन इस तरफ होगी, पहला केस यही हो सकता है, हॉरिजॉन्टल एच, इनर्शिया फोर्स कहाँ लगेगी, तो इसका मतलब दो प्रेशर बढ़ गए इसमें, ये क्रिटिकल केस हो जाएगा, सेम केस आ गया, सेम समझने की केस है, बस वही चीज़ है, ये तो मैंने एग्जांपल ले दिया, हर एक केस में वैलिड हो रहा है, बढ़िया बात है, ना होता तो देख लेते इसको, ठीक है। चलो लेट अस सपोज सेकंड एग्जांपल, सेकंड ले लो, रिजर्व इज एम्प्टी, इसमें समझाता हूँ, लिखवा बाद में दूंगा, ठीक है। चलो व्हेन रिजर्व इज एम्प्टी, दूसरा केस, ये फाउंडेशन। चलो अब बताओ रिजर्वेयर इज एम्प्टी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या पानी का फोर्स लगेगा, प्रेशर लगेगा, नहीं लगेगा। चलो
एक्सेलरेशन इधर ही मूव कर रही है, फर्स्ट केस लेके चल रहा हूँ, इनर्शिया फोर्स ये लगेगा, इनर्शिया फोर्स क्या लगेगा इधर। अब यहाँ पे प्रेशर फोर्स तो है नहीं, ओनली खुद का वेट है, खुद का वेट भी लगा दूँ, खुद का वेट भी लग रहा है। मूवमेंट निकालो इस पॉइंट के अराउंड, ये किस तरह मूव कर रही है, किस तरह मूव करेगा, क्लॉकवाइज। ये किस तरह मूव करेगा, क्लॉकवाइज। इसका मतलब डब्ल्यू क्या बढ़ गया, इससे डब्ल्यू बढ़ गया तो सेफ है, ये स्टेबलाइज कर रहा है इसको। अरे ये मूवमेंट बढ़ा दी इसने, अल्टीमेटली ये डब्ल्यू भी बढ़ गया, ये भी क्लॉकवाइज मूवमेंट लग रही थी, इसकी मूवमेंट और ये क्या हो गया, दोनों क्या हो गए, बढ़ गए। अपोजिट साइड में आओ, अपोजिट साइड में आओ। अब लगाया एक्सेलेरेशन इस तरफ, एक्सेलेरेशन लगाया इस तरफ, खुद का वेट इस तरफ, खुद का वेट इस तरफ, फोर्स कहाँ लगेगी, F5H। कैसे लगेगा, मूवमेंट निकालो इस पॉइंट के अराउंड, कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, अब ये क्या करेगा, ये भी क्या लगेगा, ये कैसा लगेगा, ये भी एंटी क्लॉकवाइज। इसको क्या कर देगा ये, अब यहाँ पे कुछ है बड़ा उसके रोकने के लिए, कुछ है ही नहीं, तो ये क्या कर जाएगा, उठाव आ जाएगा इसमें। कैसी शेप बन जाएगी, ये बन जाएगी शेप, ये तो ये फेल कर जाएगा। तो क्रिटिकल केस कौन सा होगा यहाँ पे, ये वाला केस होगा। तो ये समझना है, समझे बात को। रिजर्वायर जब एम्प्टी होगा कोई प्रेशर फोर्स लगाएगा, ये तो इसको बचा लेगा प्रेशर फोर्स। अरे ये इसका भी तो मूवमेंट लगेगी, ये भी तो मूवमेंट लगेगी। कैसी मूवमेंट लगेगी, ये लो ये भी आ जाएगी, ये लो ये भी कैसे लगेगी, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज। हाँ इसका प्रेशर कौन गया, फोर्स ये है किसकी, पानी सर इसमें है पानी। यहाँ पे तो पानी है ना, ये सेकंड केस है ये भाई, ये फर्स्ट केस हो गया फुल का, ये एम्प्टी का केस बता रहा हूँ। लो मैंने समझा इकट्ठा ही दिया, लिखवा दूंगा। ये लिखा हुआ है क्या, अच्छा प्रेशर फोर्स तो लगेगा ही नहीं, चलो प्रेशर फोर्स छोड़ दो। अब खुद का वेट भी है बड़ा, अब ये इसको टिल्ट नहीं होने देगा, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे पानी का प्रेशर यहाँ भी तो होगा, वो भी क्लॉकवाइज लेके जाएगा उसको, वो उठाएगा थोड़ी, वो तो खुद का वेट जो है इसको बैलेंस कर लेगा। इसका खुद का वेट क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा इसको। अरे यहाँ पे क्या लग रहा है, कोई पानी नहीं है, ओनली सेल्फ वेट है। अब सेल्फ वेट है तो ये इनर्शिया फोर्स क्या करेगी, मूवमेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज मूवमेंट लगेगी। अब इसको और अंदर ले जाएगी ये, इस पॉइंट के अराउंड और अंदर, इसका सेल्फ वेट को क्या कर देगी, और बढ़ा देगी वाली फोर्स। समझे बात को। इस तरफ आओ, इस तरफ कुछ है क्या, अब ये भी इसको इधर लेके जा रही है, ये भी इसको इधर लेके जा रही है, क्या कर देगा, टिल्ट कर देगा इसको, क्योंकि यहाँ पे तो कोई फोर्स ही नहीं है ना, कि ये टिल्ट नहीं होगी। ये वेट, खुद का वेट और ज़्यादा बढ़ गया, उसको होने नहीं देगा टिल्ट। यहाँ अच्छा रिवर तो होगी, रिवर में तो पानी होगा, यहाँ खाली हो गया तो स्टोरेज नहीं है यहाँ पे। लो यहाँ पे पानी आ गया, अरे यार शिट, चलो और समझ लो। अच्छा यहाँ पे रिवर तो है, ठीक है यहाँ पे रिवर है तो यहाँ पे प्रेशर लगेगा, ये प्रेशर है बड़े यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, ये जो प्रेशर फोर्स है, ये वाली ये दोनों क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, इसको फोर्स को। जब ये वाली प्रेशर फोर्स और ये वाली प्रेशर फोर्स क्या कर देंगी, दोनों मिलके क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। फोर्स के कारण सर होगा तो ऐसे, बट आगे वाले हाँ प्रेशर के कारण दोबारा से बैलेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा, उसमें उसमें टिल्ट हो जाएगा। रिवर तो सर सामने ही होगी, हाँ इसमें हो जाएगा, फोर्स आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। घूमेगी तो वो ये भी मान सकते हो, यहाँ वाटर है, अब क्या किया इसने, कि टिल्ट करना चाह रहा था बट इसको टिल्ट होने नहीं दिया, क्यों, यहाँ पे रिवर थी, ये बचा लिया इसने। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, खाली है यहाँ पे इसका प्रेशर फोर्स भी आ गया, अब इसका एक और फोर्स आ गई है, देखो यहाँ पे एक और क्या आ जाएगी, पी फोर्स आ जाएगी यहाँ पे। अब क्या कर देगा, सारे मिलके क्या कर देंगे, ऐसा कर देंगे। जब एम्प्टी होगा तो ये केस, जब फुल होगा तो ये केस, दोनों समझ। तो अल्टीमेटली एक अपने विजुअलाइजेशन बना ली भी ऐसा हुआ होगा। अब इन सबको मेंशन कर लो, चलो लिखो इसके बाद, हो गया डायग्राम बना लेना। अब ये हो गया फुल के लिए, ये कौन से हो गए, ये एम्प्टी के लिए। लो ये डायग्राम बना दिया मैंने, समझ लो बस उसको, दिस इज फॉर द एम्प्टी केस। चलो हो गया, लिखो इसके बारे में, बनाना डायग्राम पहले, बना लेंगे। चलो लिखो इसके बारे में। When reservoir is full, इसके बारे में लिख लो पहले। When reservoir is full, the worst result in this, the worst result in this, it would, worst result in this would be observed when, it would be observed when it would be observed
when horizontal inertia force is inertia force observed when horizontal inertia force is additive to hydrostatic pressure force is additive to पानी का प्रेशर की फोर्स है ना, इज एडिटिव टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स, hence acceleration due to earthquake, hence acceleration due to earthquake must towards the upstream, ये लो, ये सारी कहानी लिख लो। नेक्स्ट, when reservoir is empty, हो गया इतना, when reservoir is empty, रिजर्वेयर इज एम्प्टी। अब मैं मेंशन क्रिटिकल केस कर रहा हूँ ओनली, समझ गए ना बात। अब ये नहीं है मैंने आपको दोनों तरफ से बताए हैं, आपको बता दिया है। अब देखो इसमें कहाँ की है, कहाँ एक्सेलेरेशन लग रही है, टुवार्ड्स दी अपस्ट्रीम, तो फेल कर कहाँ करेगा। नेक्स्ट केस, इन दिस केस अर्थक्वेक फोर्सेस, इन दिस केस अर्थक्वेक फोर्सेस impart, in this case earthquake forces impart instability when it's acting when it is acting towards the reservoir, towards the reservoir, that is acceleration in downstream side, that is acceleration in downstream side, acceleration in downstream side, as it would lead tension in the toy, टेंशन आ जाएगी, वो क्या कर देगा, रोटेट कर जाएगा। समझ गए ना बात, ये सारी कहानी। चलो ये सारी कहानी भी खत्म हो गई। इस केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी लिख लो, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स। अब अल्टीमेटली फोर्स पानी तो है नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स अब क्या कर रहा है, ये जो पूरा मास है उसके बेस पे लग रही है खुद के वेट के कारण, इनटू में हॉरिजॉन्टल फोर्स, एम इज प्रोपोर्शनल टू हॉरिजॉन्टल फोर्स जो भी लग रही है। और मास किसके इक्वल है, मास किसके इक्वल होता है, W बाय जी हो जाएगा। और W बाय जी अरे मल्टीप्लाई प्रोपोर्शनल का लिख दिया, ये लिख लो अल्फा एच, एम इंटू में अल्फा एच, ये लिख लो एम इंटू में अल्फा एच। अच्छा एम इंटू में अल्फा एच किसके इक्वल है, अल्फा एच किसके इक्वल है, दिस इज के एच इंटू में जी से जी गया, वैल्यू क्या आ गई इसकी, W इंटू में के एच। लो चार्जिंग गई इसकी, W इंटू में क्या हो गया ये, W इंटू में के एच। लो ये सारी कहानी हो गई, ओके। W हाँ जी से जी कट गया ना, अभी तो कटा। चलो जी नेक्स्ट, अब रह गए सिल्ट प्रेशर, वेव प्रेशर, आइस प्रेशर, तीन हो जाएंगे। ये तो दो से पार जाएगा, सिर्फ दो जाएगा। चलो नेक्स्ट प्रेशर इज, अब हो गया अपना, कितने प्रेशर हो गए, चार। पांचवा लिखो, कौन सा है पांचवा, सिल्ट प्रेशर। अब सिल्ट का प्रेशर क्या होगा, सिल्ट
प्रेशर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखवाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो चैप्टर बड़ा हो जाएगा नहीं तो। ये 2 ही मिनट का है इसमें तो। चलो सिल्ट का प्रेशर देख लेते हैं। डायग्राम पहले बना ही दूँ या रहने दें? चलो ठीक है, उसको लिखने का ही है बस। अब सिल्ट का प्रेशर, जो भी सिल्ट डिपॉजिट होगा अपस्ट्रीम साइड में और डाउनस्ट्रीम साइड में, उसका क्या प्रेशर होगा, वो सारी कहानी। सिल्ट समझ गए ना, जो भी पार्टिकल हैं वो डिपॉजिट होते जाएंगे अपस्ट्रीम साइड में भी डिपॉजिट, उसमें भी, बल्कि कहीं ना कहीं उसका फायदा ही है, उसको इग्नोर करके ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्परमेबिलिटी बढ़ा देता है। इम्परमेबिलिटी बढ़ा देता है तो उससे क्या होगा, अपलिफ्ट प्रेशर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका कहीं ना कहीं फायदा ही है, सीपेज रुक जाएगी इससे। तो क्या होगा, सिल्ट प्रेशर कहीं ना कहीं इग्नोर करके चलते हैं, डिजाइनिंग में इसका यूज़ नहीं करते। बट अगर वैल्यू दे दी आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिख लो इसके बारे में। सिल्ट फ्रॉम द वाटर, सिल्ट फ्रॉम द वाटर गेट डिपॉजिटेड ऑन अपस्ट्रीम, get deposited on upstream and downstream side of dam, and downstream downstream side of dam, and exerts the forces over it that, तो चार्जिंग क्या होगा इसको, that can be over it, that can be computed as follows। इसका फॉर्मूला लिख लो बस, computed as follows। फॉर्मूला लिख लो इसका। पी सिल्ट का फॉर्मूला कितना होता है, पी सिल्ट हाफ ऑफ वैल्यू होती है गामा डैश, ले लेंगे इसमें, गामा डब्ल्यू लेंगे, गामा डैश लेंगे इसमें, गामा डैश इंटू में एच स्क्वायर इंटू में के ए, एक्टिव अर्थ प्रेशर लेके चलेंगे इसमें, के ए किसके इक्वल है, के ए किसके इक्वल है, एक्टिव अर्थ प्रेशर, बता रखी है वैल्यू, एक्टिव अर्थ प्रेशर फोर्स, अर्थ प्रेशर। क्या फॉर्मूला होता है इसका, 1 माइनस में साइन फाई डिवाइड बाय में 1 प्लस में साइन फाई, ये मेरा फॉर्मूला था, याद है क्या, भूल गए? फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है ये सोइल के पार्टिकल्स का, सारा बता रखा है ये। गामा डैश क्या है, लिख लो यहाँ पे, गामा डैश इज गामा समझ, क्योंकि इसके अंदर होती है ना ये, तो ये लेके चलेंगे गामा समझ, ये सारी कहानी आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एच भी हो जाएगा, हाइट हो जाएगी, हाइट ऑफ द सिल्ट जहाँ तक डिपॉजिट है ये। चलो एक डायग्राम बना देता हूँ, उसको भी कंसिडर कर लें। लिख लिया क्या? चलो एक डायग्राम लिख लो, ये भी ऐसे ही बना देता हूँ छोटा सा, बस कहानी समझ आ जाए। और ज़्यादा ऊपर ये सारी वैल्यू, ठीक है। और थोड़ा सा रफली सा बन गया, थोड़ा सा, ये सिल्ट की डिपोजिशन है, दिस इज सिल्ट की डिपोजिशन, ये सिल्ट की हाइट होगी, दिस इज एच माना है क्या मैंने, ये एच ले लो, ये सिल्ट की हाइट, समझिए बात, ये सिल्ट की डिपोजिशन होगी। और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दूंगे वो भी, लो डिस्ट्रीब्यूशन भी परपेंडिकुलर लेके चलते हैं हमेशा, लो जी, ठीक है, ये सारी कहानी होगी। और वाटर का लेवल ये ले लो, ये लीजिए, ठीक है जी, इतनी कहानी होगी। चलो
अब एक दो चीज़ और लिखवा दूँ, नोट डाल के पॉइंट लिख लो, ख़त्म करते हैं इसको भी। नोट डालो, नोट डाल के पॉइंट लिख लो। हाँ, इस केस में द एनालिसिस ऑफ द सिल्ट में बी डन, द एनालिसिस ऑफ सिल्ट, the analysis of silt may be done by considering it as a fluid, by considering it as a fluid exerting a force, fluid exerting a force, fluid exerting a force with the unit weight equals to, with a unit weight equals to 3.6 किलो न्यूटन। अब ये कितना लेके चलते हैं वो बता दिया मैंने आपको, कंसिडरेशन 3.6 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल में लेके चलते हैं 9.2। हॉरिजॉन्टल लिखा है ना क्या मैंने, एक्सर्टिंग अ फोर्स विद ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ऐसा करो थोड़ा सा मैं इसको ना इजी लैंग्वेज में लिख देता हूँ। विद ए के बाद लिखो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यूनिट वेट लेके चलते हैं 3.2 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। इन वर्टिकल डायरेक्शन यूनिट वेट इज इक्वल टू, शायद 9.2 है, चेक कर लेता हूँ। दिस इज 9.2, ये 3.6 है भाई, ये 3.6 है, ये 9.2 है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलो खत्म कहानी। और एक और पॉइंट लिख लो, इन डिज़ाइनिंग ऑफ डैम, सेकंड पॉइंट, इन डिज़ाइनिंग ऑफ डैम, ये गई चार्जिंग यार इसकी। इन डिज़ाइनिंग ऑफ डैम सिल्ट प्रेशर इज नॉट कंसिडर, लो जी। तो मैं इसको 2 मिनट पॉज कर ही दो यार, चार्जिंग बिल्कुल ही गई इसकी। टेंशन मत लो, करो। अब आ जाओ, नेक्स्ट इज वेव प्रेशर। अब यार इसको भी एक फॉर्मूले से काम चलता जाता, बट करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट कितने हो गए? सिक्स्थ इज वेव। अब सही चल रहा है, देखो वेव प्रेशर। अब वेव प्रेशर, वेव्स आर जनरेटेड, पहले लिख लो इसके बारे में। वेव्स जनरेटेड ऑन द surface of reservoir. Waves are generated on the surface of reservoir by blowing wind, by blowing wind which causes a pressure, towards the downstream side. Towards the downstream side. Wave pressure depends upon wave pressure depends upon height given by height of water. Height of water is 0.032
0.032, this is 0.032 root of VF, 0.032 root of V into F plus 0.763 V इंटू एफ, वी और एफ बता देता हूँ आपको, एंड माइनस में 0.271 एफ की पावर 1/4। अब ये फॉर्मूला याद करना है, कोई इलाज नहीं है इसके पास, हाइट ऑफ वाटर कितनी आएगी, ठीक है। अब ये सारी कहानी कब करनी है, जब एफ की वैल्यू लेस देन 32 किलोमीटर पर आवर हो। एफ इज़ लेस देन 32, एक मिनट किस में लिखे हैं ये, 32 किलोमीटर। अब क्या है एफ बताता हूँ ये आपको, एक फॉर्मूला और लिख लो, एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.032 रूट ऑफ वी इंटू में एफ, ये मेरा फॉर्मूला है, 0.032 रूट ऑफ एफ व्हेन एफ इज ग्रेटर देन 32 किलोमीटर, एफ इज ग्रेटर देन 32 किलोमीटर, हो गया। एच डब्ल्यू हाइट ऑफ वाटर, लिख लिया ना, एच डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, अब लिख लो सारा कुछ क्या क्या है। दिस इज हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम क्रेस्ट क्या है, ट्रफ क्या है, डायग्राम बना के दिखा दूंगा आपको। हाइट ऑफ वाटर फ्रॉम द क्रेस्ट टू द बॉटम ऑफ ट्रफ, फ्रॉम द टॉप ऑफ क्रेस्ट लिख लो, टॉप ऑफ क्रेस्ट टू द बॉटम ऑफ ट्रफ, एफ क्या है, एफ इज द स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर, इसको फेच बोलते हैं, फेच स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर, या फेच स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर कितना, दिस इज इन किलोमीटर, अरे भाई यहाँ के लिखा जा रहा, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर फेच बोलते हैं। वी इज द विंड वेलोसिटी, इसमें है ये किलोमीटर पर आवर में, विंड वेलोसिटी, दिस इज किलोमीटर पर आवर। ये सारी कहानी लिख लो, अब लिख लो प्रेशर इंटेंसिटी भी लिख लो, मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू वेव एक्शन, द मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू वेव एक्शन, maximum pressure intensity due to wave action, this is PW equal to wave action के 2.4 gamma W into में HW, 2.4 into gamma W into HW, acting at SW by 8, acting at HW by 8, इस पे एक्ट करती है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशंस की, ठीक है जी। द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वेव एक्शन, द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू वेव एक्शन, the pressure distribution due to wave action is considered to be triangular, and considered to be triangular, उसकी हाइट, ट्रायंगुलर का बेस है क्या, ट्रायंगुलर ऑफ हाइट, ट्रायंगल की हाइट कितनी है 5h/8, क्यों नहीं चल रहा है यार, आज थोड़ा डाउन होने लग गया, 5h/8, ये लिख लो, हो गया। टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी,
जब प्रेशर ऑफ वाटर पता लगी गया, ये प्रेशर ऑफ वाटर है, मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी, चलो निकालो। अब मैक्सिमम प्रेशर फोर्स, मैक्सिमम, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। दिस इज द टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन, सीधा लिख लो, द टोटल फोर्स ड्यू टू वेव एक्शन। वेव एक्शन की वजह से जो टोटल फोर्स एक्ट करेगी वो वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2.4 गामा डब्ल्यू इंटू में एच, गामा डब्ल्यू इंटू में एच ऑफ वाटर इंटू में डिस्टेंस कितना है 5/8 ऑफ एच डब्ल्यू। अब सारा एच डब्ल्यू बड़ा कर लो, छोटा लिख दिया ना मैंने, सारा छोटा लिख दिया, सारा बड़ा लिख लो। दिस इज दी एच डब्ल्यू बड़ा, अब यहाँ भी एच डब्ल्यू बड़ा है, दिस इज एच डब्ल्यू बाय, ये लिख लो सारी कहानी। लो इसको और बना के दिखाया तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दिस इज द वैल्यू, अभी इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है आपको, प्रेशर ऑफ वाटर की। दिस इज, जब इसको सोल्व करोगे 19.62 एच डब्ल्यू का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लो। चलो ये सारी कहानी होगी मेरी। अभी कहाँ ऐड करेगी, 3/8 एच डब्ल्यू पे। चलो देख लेते हैं इसको, एंड लिख लो यहाँ पे एक्टिंग एट 3/8 एच डब्ल्यू। अब इसका ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। 3h/8, 3HW/8 कैसे करेगा एक्ट, देख लेते हैं। वेव बना के दिखा देते हैं आपको। चलो बना लो वेव्स, दिस इज द वेव्स। ठीक है, सबसे पहले जैसी वेव बन रही है वैसे बना देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। कोस वाला ग्राफ ले लो, दिस इज द कोस। ये ले लो, दिस इज द वेव एक्शन। ये वेव आई रिजर्वर के अंदर। अब इसकी वजह से क्या प्रेशर पड़ेगा उसको देख लेते हैं। और दिस इज द वैल्यू, ये है मेरी क्रेस्ट, इसको मिटा ही देता हूँ एक बार। ये लो, ये मेरी वेव है, ऐसे कैसे बना लो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द वैल्यू। ये है मेरी जो वैल्यू, ये इसको बोलते हैं क्रेस्ट। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज ट्रफ। सबसे पहले तो ये कहानी समझो। इसकी जो, ये मेरा वाटर लेवल है। अब वाटर लेवल कितना लिया है इसमें वो भी चेक कर लेता हूँ। चलो ये वाटर लेवल दिखा रखा है, दिस इज वाटर लेवल। ये वाटर लेवल है। वाटर लेवल से क्रेस्ट जब आएगी तो ऊपर नीचे जाएगी वेव्स। अब वेव्स ऊपर जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, क्रेस्ट और टफ से। ये देखो पीछे फर्स्ट पॉइंट देखो, मैंने क्या बोला, फर्स्ट पॉइंट बोला मैंने, वेव्स आर जनरेटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द रिजर्वर बाय ब्लोइंग विंड व्हिच कॉजेज अ प्रेशर टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड, प्रेशर डाउनस्ट्रीम साइड। एंड वेव प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट, ये डिपेंड करेगा हाइट पे। अब हाइट पे डिपेंड करेगा, ये मैंने एक फॉर्मूला बता दिया, हाइट ऑफ वाटर कितनी होगी इसकी। हाइट ऑफ वाटर दोनों तो केस में बता दिया आपको। नेक्स्ट बताया आपको जो हाइट ऑफ वाटर कितनी लेके चलनी है। ये हाइट ऑफ वाटर की जो बात कर रहा हूँ वो क्रेस्ट से लेके ट्रफ तक की हाइट है। अब ये जो फॉर्मूला लिखा ना मैंने, अब ये जो फॉर्मूला लिखा वो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है, वो दिस इज एच डब्ल्यू। ठीक है क्या, दिस इज एच डब्ल्यू। पहले तो ये बात समझ आनी चाहिए आपको। आगे समझ में, बड़ा लिया क्या, अरे यार छोटा बड़ा ले लिया, सेम है सारे, आगे जाके नोट्स में दिक्कत आएगी। दिस इज एच डब्ल्यू, वो चेंज कर देता हूँ मैं सारे। ये हाइट ऑफ वाटर आ गई, समझ आएगी, क्लियर है क्या। अरे ये वेव्स जनरेट हुई, सर एक चीज फॉर्मूला लो ये सर F इज लेस देन 32 किलोमीटर। अच्छा एफ क्या है, स्टेट हाँ हॉरिजॉन्टल है, बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर जो है वो कितनी है, वो जब 32 किलोमीटर से कम होगी या ज़्यादा होगी तब ये फॉर्मूले लगेंगे। आगे समझ में, ये सारी कहानी। और बोलो, वी मेरी विंड वेलोसिटी है। आगे समझ में, चलो ये क्रेस्ट और ट्रफ का बीच का डिस्टेंस हो गया। अच्छा और क्या बताऊँ आपको, अब बताते हैं। यहाँ पे डैम भी बना ही लो, यहाँ डैम सीधा ही बना देता हूँ। दिस इज द डैम, ये मेरा डैम है, ये मेरा डैम बना दिया। ठीक है, ये सारी कहानी दे दी। अब और क्या बताना है आपको, अब आपको बताना है प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें बन जाएगा, वो भी इसमें बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज दी, ये मैंने लमसम सा बना दिया, ये मेरा प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या क्या दे रखा है, देखो ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन बताया ना मैंने। अब ट्रायंगुलर पूरा ही डैम ले लिया क्या मैंने, पूरा डैम तो नहीं लेंगे, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा कर दो, पूरा ले लिया तो थोड़ा छोटा कर दो बस।
ये लो, इतना कर लो, वो होता है ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वैल्यू कितनी दे रखी है मैंने आपको, अब मैंने कहा एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इसका, ये आपको ऐसे दिखा दिया, और ये वैल्यू कितनी है 5W में 8, ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन दे, ठीक है, ये वैल्यू है। चेक करो 5W/8 क्या है, आगे सुनो, 5HW/8, W लिखा है क्या, 5HW/8, ये लो HW/8, 5HW/8, HW कहाँ है, दिस इज HW, ये पूरी HW है, इसका 5H/2, ये प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, प्रेशर ऑफ फोर्स, प्रेशर फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, कितने में एक्ट कर रही है प्रेशर फोर्स, प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही है अपनी PW किस पे एक्ट कर रही है, दिस इज एट HW/8 कर रही है ना, दिस इज एट HW/8, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर फोर्स एक्ट कर रही है, दिस इज प्रेशर फोर्स एक्ट, अब ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज HW/8, ये HW/8 पे एक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, और कौन सी रहेगी, अब आपको बताना है मुझे, ये सारी कहानी भी होगी। अच्छा, ये जो प्रेशर फोर्स है वो HW/8 एक्ट कर रही है, कहाँ से, नहीं बॉटम से एक्ट कर रही है, एक मिनट को दोबारा उसको बनाया, तो ये यहाँ रहने दो, वो बॉटम से एक्ट कर रही है, बॉटम से एक्ट कर रही है, तो मैंने इसको प्रेशर फोर्स बनाया, दिस इज द प्रेशर फोर्स, ये प्रेशर फोर्स है, ये प्रेशर फोर्स है, ये मेरी, ये प्रेशर फोर्स, ये बॉटम से एक्ट कर रही है, बॉटम से कहाँ से, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू कितनी है, दिस इज HW/8, ये वाली वैल्यू, ये सारी कहानी दे रखी है, अब समझो इसको, और कुछ दे रखा है क्या, बस इतनी कहानी है, पढ़ लो अब सारे को। अब देखो, अब आ जाओ स्टार्टिंग से आओ, वेव प्रेशर है, वेव जनरेट हुई ऑन द सर्फेस ऑफ द रिजर्वियर बाय ब्लोइंग विंड व्हिच कॉजेस द प्रेशर टुवर्ड्स द डाउनस्ट्रीम साइड, तो डाउनस्ट्रीम साइड की तरफ क्या देगा, प्रेशर देगा। अब वेव प्रेशर डिपेंड किस पे करेगी, हाइट ऑफ वाटर पे, अब डिपेंड करती है हाइट ऑफ वाटर, अब ये HW है क्या, हाइट ऑफ वाटर मतलब क्रेस्ट से लेकर ट्रफ तक की हाइट है, अब क्रेस्ट से ट्रफ क्या है वो मैंने दिखा दिया आपको, ये अलग अलग दो फॉर्मूले, दोनों आपको याद करने हैं। जब F की वैल्यू, F मतलब जब उसमें जो स्ट्रेट लाइन है, जब स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर है वो 32 किलोमीटर से कम है, तब ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, अगर स्ट्रेट लेंथ ऑफ वाटर 32 किलोमीटर से ज़्यादा है तब क्या ले लूँगा, ये ले लूँगा। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट बताए द मैक्सिमम प्रेशर इंटेंसिटी ड्यू टू वेव एक्शन, वेव एक्शन के कारण जो स्ट्रेस, जो प्रेशर की इंटेंसिटी है, प्रेशर मतलब प्रेशर की वैल्यू कितनी है, 2.4 इंटू गामा डब्ल्यू इंटू HW, ये एक्ट कहाँ करेगा, HW/8 फ्रॉम दी बेस ऑफ, या फ्रॉम दी हाइट, क्या बोलते हैं इसको, फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जो वाटर का लेवल है, या फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वाटर लेवल लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल वाटर लेवल, HW, ठीक है। नेक्स्ट बताया द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द वेव एक्शन इज कंसीडर टू बी, अब कहता प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा, अब इसमें जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ट्रायंगुलर होगा, अब बना के दिखा दिया मैंने ऐसा बनेगा। अब ट्रायंगुलर कितना है ये 5HW/8, अब वो कैसे शो करना है, ये देखो, अब ये पूरी हाइट है ट्रायंगल की, कितनी हाइट है 5HW/8, ठीक है। अच्छा, इसका प्रेशर एक्ट कर रहा है कहाँ पे, ये PW एक्ट कर रहा है, देख लिया, दिस इज प्रेशर फोर्स। अब ये कितनी, ये बता दी कितनी हाइट पे, HW/8, कितने कहाँ से, वाटर लेवल, ये सारी कहानी समझिए बात, उसको शो कर दिया सारा मैंने। नेक्स्ट बताया देखो, अब वैल्यू, अगर वैल्यू निकालनी है प्रेशर फोर्स की तो टोटल फोर्स निकाल सकते हो, अब इसको मैंने PW लिख दिया, ऐसा करो प्रेशर फोर्स, अब इसको PW लिख दिया तो सेम हो जाएंगे वो, तो ये प्रेशर की इंटेंसिटी भी इससे लिख दी, ये छोटा PW कर लो, दिस इज छोटा PW, और यहाँ से आ जाएगी प्रेशर फोर्स। अब प्रेशर फोर्स कितनी होगी, एरिया ले लो, हाफ इंटू 2.2 गामा डब्ल्यू इंटू HW इंटू बेस, ले लिया, ये प्रेशर फोर्स आ गई मेरी टोटल। प्रेशर फोर्स कितनी ऐड करिए, 3HW/8 पे ऐड कर दिए, ये सारी कहानी, ठीक है। चलो, ये सारी कहानी होगी अपनी, समझिए बात। चलो जी, और क्या बता दूं आपको, ये हो गया खत्म इसका वेव प्रेशर। नेक्स्ट लास्ट 2 लाइनें खत्म करते हैं आइस प्रेशर को भी। नेक्स्ट आ दो आइस प्रेशर पे, आइस प्रेशर the ice may be formed, the ice may be formed over the surface of reservoir, over the surface of reservoir, over the surface of reservoir, and get expanded, and get
thereby exerts a pressure, thereby exerts a pressure, thereby exerts a pressure, exerts a pressure over the dam of reservoir level, over the dam of reservoir, over the dam of reservoir level. ठीक है. Its magnitude varies between the, its magnitude between the 250 to 1500, 250 से 1500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतना लेके चलना है. अभी डिजाइनिंग करोगे तो बस इतनी सी वैल्यू बतानी है. डिसेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन, डिसेंडिंग लिख रहा हूँ. दिस इज डिपेंडिंग, डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर. ये सारी कहानी खत्म होगी आपकी. कुछ नहीं है, अलग अलग बता दिया आपको. प्रेशर जब ज़्यादा कब होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. ठीक है. जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. तो टेम्परेचर से रिलेट करके बता रखा है इसको. तो आइस में भी फॉर्म्ड, जब आइस जम जाती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो आइस जम जाएगी. जब आइस जम जाएगी तो क्या होगा, रिजर्वर पे गेट एक्सपेंडेड एंड देयर बाय एक्सर्ट अ प्रेशर लगाएगी. अब प्रेशर मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा किसके, टेम्परेचर के. टेम्परेचर अगर कम है तो ज़्यादा प्रेशर है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो ये सारी कहानी. ठीक है. ये सारे प्रेशर फोर्स सारे खत्म कर दिया आपके पास. चलो रोक दो इसको, कल करते हैं मोड्स ऑफ फेलियर. ठीक है.